मेरे प्यारे प्रतिभागियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस पे कानूनी रोक लगाई गई है और छुआछूत करने वालों को दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने समाज में जातिगत शब्दों का इस्तेमाल, जाति के आधार पर भेदभाव और जातिगत गालियों के रूप में देखते हैं। ये जातिगत गालियां सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने का काम नहीं करती, ये हमारे समाज के बीच में दरार डालती हैं और हमारे समाज के कुछ उच्च वर्गीय लोगों को बहुत ही अत्याचारी और क्रूर बना देती हैं। वहीं समाज के पीड़ित वर्गों में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर आक्रोश भर देती है और ये हमारे भारतीय समाज को कमजोर बना रहा है, अंदर से खोखला बना रहा है। लेकिन फिर भी अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से हम लोग इन सब खांचों से निकल नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का प्रावधान किया गया है। आप इस कानून के माध्यम से जान सकते हैं कि आज की डेट में छुआछूत या अस्पृश्यता जैसे व्यवहार या जातिगत भेदभाव से जुड़े हुए व्यवहारों की वजह से हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है, बुराई फैल रही है, उसका मुकाबला करने के लिए हमने एक बहुत ताकतवर कानून बनाया है और इस कानून का इंप्लीमेंटेशन आपके अवेयरनेस पे और सरकारी अधिकारियों के जागरूकता और संवेदनशीलता पे निर्भर है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एट्रोसिटीज एक्ट 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसके अंतर्गत हम जो है अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित अपराधों के बारे में जानेंगे, इन अपराधों के लिए दी जाने वाले दंड के बारे में जानेंगे और सबसे बड़ी बात हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार और लोक सेवकों की जिम्मेदारी यहां पर कैसी है। क्योंकि आप सभी छत्तीसगढ़ पीएससी पास करके लोक सेवक बनने की उम्मीद रखते हैं। आपको जानना चाहिए कि समाज में संवेदनशील होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार लोक प्रशासक के तौर पर आप जो है इन कानूनों को लागू करें और इनके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं। ठीक है। पेपर 2 निबंध में हम लोग जो है अक्सर आरक्षण के बारे में लिखते हैं। आरक्षण के बारे में लिखते हुए कई बार जो लोग आरक्षण से दुष्प्रभावित हो रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है उनके पद कम हो रहे हैं, वो जाति प्रथा को लेकर के काफी आग्रही हो जाते हैं, निम्न जातियों के प्रति काफी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, इस कानून की जरूरत आज अगर है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत खत्म नहीं हो पाया है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कानून की तरह कानून की धारा 1 में नाम रहता है, धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं। परिभाषाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले परिभाषा आती है अत्याचार की। अत्याचार क्या है? तो अत्याचार शब्द जो है वो अस्पृश्यता से जोड़ करके देखा गया है। ठीक है, कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव का व्यवहार करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक या अन्य दृष्टिकोणों से किसी भी व्यक्ति को सुविधाओं से वंचित करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, यह सब अत्याचारों की श्रेणी में आता है। तो जाति का नाम लेने से लेकर के जाति के आधार पर भेदभाव करना, नीचा दिखाना, बेइज्जती करने से लेकर के विभिन्न तरह के व्यवहार जो धारा 3 में दिए गए। तो अत्याचार उन सभी गतिविधियों को कहा जाएगा जो इस कानून की धारा 3 के तहत निर्धारित किए गए हैं। सेक्शन 3, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी में आपको एक बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में कि धारा 3 के अंतर्गत क्या है। कौन से? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 में क्या है? और धारा 3 में है अत्याचार। ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्य जिनको हम छुआछूत की श्रेणी में रखेंगे, उनको अब अत्याचार कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भेदभाव अत्याचार है। पीड़ित, ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 3 के तहत अत्याचार के व्यवहार से गुजरना पड़ा है, जिससे उस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सम्मान की हानि हुई है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको सरकार की ओर से सहयोग मिलना चाहिए, न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम पीड़ित बोलेंगे। तो सीधी सीधी बात है, आपका अनुसूचित जाति जनजाति समूह का ऐसा व्यक्ति जो धारा 3 के तहत इस अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए अत्याचारों का शिकार हुआ है, जिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक हानि हुई है और जिसकी वजह से यह व्यक्ति जो है सरकार की सहायता और कानून के तहत न्याय पाने के योग्य है।
इसको हम लोग पीड़ित बोलेंगे। पीड़ित के साथ साथ एक होता है साक्षी। साक्षी मतलब जो गवाही देता है। तो अत्याचार की किसी भी घटना, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार की किसी भी घटना का गवाह, किसी भी घटना का सबूत प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति जो उस घटना के बारे में जानता है, उसके बारे में अभिकथन कह सकता है, और जिसके कथन के आधार पर, जिसके द्वारा दिए गए सबूत के आधार पर हम अत्याचार पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम साक्षी कहेंगे। अब देखिए, जो कि अत्याचार या छुआछूत संबंधी घटनाएं क्या होती हैं, ये समाज के एक जाति के व्यक्ति समाज की दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ में करते हैं। तो उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के खिलाफ जो छुआछूत, भेदभाव, हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं, वो है अत्याचार। अब ऊंची जाति का जो व्यक्ति नीची जाति के जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो ये अपनी अपनी जातियों के प्रतिनिधि बन जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब भी झगड़ा बढ़ता है, उच्च जाति के लोग अपना हथियार लेकर के आ जाते हैं कि हम निम्न जातियों को सबक सिखा देंगे। वो ये नहीं देखते कि ये दो लोगों की लड़ाई है, वो उसको अपनी जाति का मुद्दा बना लेते हैं। निम्न जाति के लोग भी आपका जो है तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हम भी मुकाबला करेंगे, हमारी जाति के व्यक्ति को परेशान किया गया है। तो भारतीय समाज में जाति जो है कबीलाई मानसिकता का प्रतीक है, और ये कबीलाई मानसिकता के वजह से दो लोगों का झगड़ा अक्सर जातियों की इज्जत का सवाल, जातियों का झगड़ा बन जाता है, और जो है सामूहिक रूप से संघर्ष होता है, जिसमें अक्सर उच्च जातियां ज्यादा साधन संपन्न होने की वजह से, ज्यादा ताकतवर होने की वजह से निम्न जातियों के खिलाफ हिंसा, निम्न जातियों के खिलाफ आर्थिक सामाजिक बहिष्कार और निम्न जातियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करती हैं। कई बार ये अत्याचार हिंसा के रूप में दिखते हैं, कई बार दिखते भी नहीं है। तो हमारे समाज में हो रहे अपराधों का जातिगत एनालिसिस करना और उन अपराधों में निम्न जातियों के पीड़ित और साक्षी लोगों की सुरक्षा करना हमारे लिए एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है। तो जब पूरी जातियां अपराध करने पर उतारू हो जाएं, तो अत्याचार से, छुआछूत से पीड़ित हमारे जो निम्न जाति के लोग हैं, उन पीड़ितों की और उसकी गवाही देने वाले साक्षियों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो भी उसी कम्युनिटी के होते हैं जहां पे अत्याचार हुआ है। स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा करना यहां पे बहुत जरूरी है। कैसा समाज है हमारा, जिसके अंदर लोग जो है अपने जाति के, अपने समुदाय की इज्जत के नाम पे दूसरों की जान लेने पे उतारू होते हैं। ऐसा देश जो जाति के आधार पे आपस में लड़ रहा है, जहां महिलाओं और पुरुषों के हित जो है मिल नहीं रहे हैं, जहां पे महिलाओं के टैलेंट को दबा दिया जा रहा है, ऐसे समुदाय पे कोई दूसरा देश आके कब्जा क्यों नहीं कर लेगा। ब्रिटिश लोग आके यहां कब्जा कर लिए, मध्यकाल में आपका मुगल और तुर्क लोग भारत पे आके कब्जा कर लिए, इसीलिए तो क्योंकि हम जो है अपने समाज को इस तरह से बांट के रखे हैं और जाति के नाम पे अत्याचार किए जा रहे हैं। आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, ये दो परिभाषाएं जो हैं मैं यहां पे चर्चा में लाना चाहूंगा। आर्थिक बहिष्कार से तात्पर्य, जैसा आप सोच रहे हैं बहिष्कार या बायकॉट, ये बिल्कुल वैसे ही है। क्या सोच रहे होंगे आप सोच रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है ना, कोई व्यक्ति खेती करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई गाय पालना चाहता है। गांव की बात ले लीजिए, गांव में कोई काम करना चाहता है, कोई लकड़ी काटना चाहता है, कोई लकड़ी और फर्नीचर बना के बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या डेटा एंट्री का सर्विस बेच रहा है। शहरों में आप आएंगे तो सर्विसेज और ज्यादा बढ़ जाते हैं, बैंकिंग, परिवहन, आपका कॉन्ट्रैक्टर यानी कि घर बनाने वाले ठेकेदार से लेके विभिन्न तरह की सेवाएं हैं। तो जो भी व्यक्ति आपका वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करता है, वो व्यवसाय कर रहा है। सरकारी नौकरी करने से भी आप सेवा दे रहे हैं, बदले में आपको धन मिल रहा है। आर्थिक बहिष्कार से तात्पर्य यह है कि किसी खास जाति के व्यक्ति के विरुद्ध आपका सभी प्रकार के व्यवसाय बंद कर देना। न तो किसी निश्चित जाति के व्यक्ति को सेवा या वस्तु बेचना, न तो किसी जाति के व्यक्ति से सेवा या वस्तुएं खरीदना, किसी भी जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवसाय स्थल जैसे कि बाजार, जैसे कि शॉपिंग मॉल इत्यादि में प्रवेश करने देने से रोक देना। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि में भी लोगों को धन देकर के भी प्रवेश करने देने से रोक देना। तो यहां पर आर्थिक बहिष्कार जो है आपका व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, न तो वस्तु और सेवा को न तो खरीदना और ना ही उनको बेचना। अब आपके गांव में दो दुकानें हैं, आप दुकान में जाते हैं, दुकान उच्च जाति के लोग मान लीजिए चला रहे हैं, निम्न जाति के लोग जाते हैं, हमें तेल चाहिए, हमें नमक चाहिए, है ना, चावल चाहिए, बेचने से मना कर दे रहे हैं।
तो ये दुकानदार जब जाति के आधार पे ऐसे बेचने से मना कर देंगे, ये है आर्थिक बहिष्कार और ये अत्याचार की श्रेणी में आता है, जातिगत भेदभाव या छुआछूत की श्रेणी में आता है। सामान खरीदने देने से रोक देना, सामान बेचने से रोक देना। ठीक है, कोई व्यक्ति फेरी वाला है, घूम घूम करके बेच रहा है, आप बोलेंगे निम्न जाति के हो, हमारे क्षेत्र में मत आना, आप तुम्हारे छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा कोई बोल दिया, अत्याचार है, छुआछूत है ये, क्योंकि आप उसको सामान बेचने से रोक रहे हैं। तो किसी भी वस्तु के सेवा की खरीदी बिक्री से किसी को भी रोक देना, बिजनेस करने से रोक देना, किसी भी व्यक्ति को खेती करने देने से रोक देना, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पे कब्जा कर लेना, उस संपत्ति का इस्तेमाल करके उसको अपना आजीविका चलाने से रोक देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति टांगा चलाता है, बस चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है ना, निम्न जाति का व्यक्ति ऑटो रिक्शा चला रहा है, उच्च जाति के लोगों ने कहा तुम ऑटो रिक्शा नहीं चलाओगे, तो भैया वो अपना आजीविका कैसे पूरा करेगा? लेकिन नहीं, कोई उसके ऑटो रिक्शा में नहीं बैठेगा, बल्कि उसके ऑटो रिक्शा पर कब्जा कर लेंगे हम और उसको नहीं चलाने देंगे। अक्सर खेत से जुड़े झगड़े, पानी से जुड़े झगड़े, अक्सर ही व्यवसाय में जो प्रतिद्वंदिता होती है, इन सब मामलों में लोग जाति घुसा देते हैं और निम्न जातियों के लोगों को आर्थिक रूप से जो कमाऊ कार्य है उनको करने से रोक देते हैं। यह है आर्थिक बहिष्कार, जो जाति का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके निम्न जातियों को गरीब बनाए रखने, वंचित बनाए रखने की साजिश है ये। मैं आपको इसकी फीलिंग उपलब्ध कराना चाह रहा हूं, आप लोग एक बार समझ जाएंगे कि किस तरह से ये फील होता है कि आपसी लड़ाई झगड़े जो है उसको हम लोग आर्थिक बहिष्कार का साधन बना देते हैं। इसकी वजह से निम्न जातियों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। अब आता है सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट। इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है। सामाजिक बहिष्कार इससे भी ज्यादा व्यापक और खतरनाक चीज है। खासकर आप गांव में जाइए, गांव के लोग जो हैं, आपका कोई भी समाज में, जब ग्रामीण समाज में हम रहते हैं, परंपरागत सेवाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, परंपरागत जो सुविधाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सभी गांव वालों को सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाती है। तो किसी भी समुदाय के व्यक्ति से, किसी खास जाति के व्यक्ति से, है ना, जिनको हम निम्न जाति कह सकते हैं, दलित जाति भी कह सकते हैं, किसी भी खास जाति के व्यक्ति के साथ में आपका सामाजिक संबंधों को पूरी तरह से तोड़ देना, उनसे किसी भी तरह का सामाजिक संबंध नहीं रखना, जानबूझ करके, इंटेंशनली, किसी भी सामाजिक कार्य में या सामाजिक उत्सव में, धर्म के से रिलेटेड त्योहार में, सामाजिक कार्य या सामाजिक उत्सव में किसी खास धर्म वालों को शामिल नहीं करना। अब आप बोलेंगे हमारे घर में शादी हो रही है, हम किसी को इनविटेशन दे या ना दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी आपका प्राइवेट इवेंट है, पर सामाजिक कार्य क्या है? मान लीजिए गांव में तालाब जो है स्थापित किया जा रहा है, गांव में रोड बना रहे हैं, यहां पर आप किसी को चलने नहीं दे रहे, ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक बहिष्कार। तो किसी व्यक्ति को सामाजिक कार्य उत्सव में शामिल नहीं करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है सार्वजनिक सुविधा हासिल करने देने से रोकना, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को परंपरागत सुविधाएं या परंपरागत सेवा उपलब्ध नहीं कराना, किसी भी व्यक्ति को आपका संयुक्त धार्मिक स्थलों में, ठीक है, प्रवेश देने से रोक देना या धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं करना। तो देखिए, ये जो सार्वजनिक सुविधा है ये बहुत व्यापक चीज है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सुविधा का लाभ ना देना मतलब गांव में जो सड़क है उसमें निम्न जाति के लोग नहीं चल सकते, गांव में जो तालाब है वहां पे नहीं नहा सकते, ठीक है, उनके लिए अलग तालाब रहेगा, गांव में जो कुआं है पानी भरने के लिए, बोर है, वहां पे पानी भर के नहीं ले जा सकते, अपने टंकी में से नहीं ले जा सकते, उनके जो निम्न जाति के लोग हैं उनके घर में नल लगा के नहीं दिया जाएगा, उनके क्षेत्र में पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। निम्न जाति के लोग पक्का घर नहीं बनवा सकते, उनके अगर कोई पक्का घर बनाएगा घर से निकाल देंगे, ठीक है। निम्न जाति के व्यक्ति जो हैं वो गांव के अंदर में बाजार में आपका अपना दुकान नहीं लगा सकते हैं, गांव के अंदर जो चरागाह है वहां पे अपने गाय नहीं चरा सकते हैं, ठीक है, गांव के लिए जो लकड़ी इत्यादि का साधन है वहां से वो लकड़ी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो बहुत बेसिक हैं, उन सभी सुविधाओं से अगर आप किसी को वंचित कर रहे हैं तो उसकी जिंदगी एकदम कठिन हो जाती है, और गांव में नीची जातियों की जिंदगी अक्सर ही कठिन होती है। ये सुविधाएं उच्च जातियों के लोगों को फ्री में मिल रही है, सिर्फ इन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्शन है। और ऐसा क्यों है ये किसी ने पूछा नहीं। जब बच्चे ये सवाल पूछते हैं अपने बड़ों से कि पिताजी ऐसा क्यों है कि इस जाति के व्यक्ति के साथ, इस बच्चे के साथ मैं अब तक खेलता था, हम दोनों दोस्त थे,
साथ में स्कूल जाते थे, पर जैसे ही हम बड़े हो रहे हैं, वो जो है आपका मेरे साथ तालाब में नहाने नहीं जा सकता, मेरे साथ गाय चराने नहीं जा सकता, मेरे साथ जो है खेल नहीं सकता। ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों? उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तो पिताजी बच्चे को समझाते हैं, बेटा हम ऊंची जाति के, हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हम लोग ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, संपत्ति है हमारे पास जो है समाज है, पहचान है। वो नीची जाति का है, उसके पूर्वजों के बुरे कर्म की वजह से वहां पैदा हुआ है। ये जो कर्म का सिद्धांत जस्टिफिकेशन में आता है, वो हर व्यक्ति के मन में बिठा देता है कि मैं बेहतर इंसान हूं, वो खराब इंसान है, जबकि इंसान इंसान ही होता है। पर यह सामाजिक बहिष्कार ही बच्चे के मन में सबसे पहला प्रिंट डालता है जाति का, और यही जाति भेद जो शुरू होता है वो आगे चल करके झगड़े, हिंसा और अत्याचार का रूप ले लेता है। और यहीं पे अगर हम कहें कि सभी लोग बराबर हैं, तो बचपन से बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े होंगे, ये भेदभाव शुरू नहीं होगा। और यही अत्याचार निवारण अधिनियम का अंतिम उद्देश्य भी है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक स्थल जो हैं, परंपरागत सेवाएं जो उनको हासिल करने से रोकना, ये सब बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार में यह भी आता है कि किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय के लोगों को अच्छे कपड़े पहनने से रोकना, जूते पहनने से रोकना, जुलूस या सवारी, बारात निकालने देने से रोकना। ये बारात को लेकर बहुत झगड़े होते हैं भाई। तो सामाजिक बहिष्कार में आप जुलूस या बारात को भी शामिल कर सकते हैं। ये मैं खास लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि अक्सर निम्न जाति के लोग जो हैं वो जब बारात निकालते हैं, उच्च जाति के लोगों को ऑफेंसिव लग जाता है कि हमारे इलाके से बारात कैसे निकाले। अपने आप को बहुत ऊंचा आदमी समझते हैं। भाई बारात बारात होती है, जुलूस जुलूस होता है। ठीक है, इसमें ऊंच नीच का क्या है? तो आपको अगर इस तरह की बात करनी है तो आप एक सार्वजनिक स्थल बना दें, वहां पे सब लोग निकालें। पर नहीं, सिर्फ निम्न जातियों के बारात और जुलूसों के खिलाफ हिंसा होते हुए देखी गई है। इवन ऐसा भी होता है कि उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के क्षेत्र से जो है बारात और जुलूस निकालते हैं और वहां पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये जो जातिगत झगड़े, ये अल्टीमेटली जो है ये पुरानी भेदभाव भरी परंपराओं को दिखाते हैं, और यही है सामाजिक बहिष्कार। चलिए, भावनाओं में काफी बह गए, अब हम लोग एक बार वापस आते हैं। धारा 3, अत्याचार हेतु दंड। अगर आप एट्रोसिटीज करते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं या उससे जुड़ा हुआ भी व्यवहार करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप अत्याचार कर रहे हैं। तो छुआछूत, अस्पृश्यता एट्रोसिटी है, अत्याचार है निम्न जाति के व्यक्ति के खिलाफ। और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसी भी समुदाय के व्यक्तियों के साथ हो सकता है। ठीक है, अभी जब यह हो सकता है तो यह बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो बाकी लोगों के साथ हो सकता होगा, पर हमारा जो कानून का स्कोप है उसने ये देखा कि खास हमारे समाज में अनुसूचित जातियां वो ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी हैं, जैसे पशुओं की खाल उतारना, शवों को ठिकाने लगाना, ये सब जो हैं आपका बहुत ही अशुद्ध कार्य माने गए हैं। मानव मल को सर पे ढो के ले जाना, और इन अशुद्ध कार्यों की वजह से समाज में इनकी इज्जत नहीं होती है, और इनकी वजह से अनुसूचित जातियों को जो है समाज में छुआछूत और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इसमें समाज के बाकी समुदायों का फायदा भी है। अगर अनुसूचित जातियां सिर्फ वही काम करती रहेंगी, पशुओं से संबंधित, मल से संबंधित, तो ऊंची जातियों के लोगों को वो काम नहीं करना पड़ेगा। निम्न जाति के लोग वो काम करते रहेंगे तो ऊंची जातियों के लोगों को उनके कल्याण के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि वो फ्री में काम कर रहे हैं या बहुत कम पैसों में काम कर रहे हैं। तीसरा, उच्च जातियों के लोगों को उस काम का जो रिवॉर्ड है, जिसमें आपका रेगुलर वर्कर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसके बजाय सिर्फ वही लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो रिवॉर्ड है वो उच्च जातियों के पास इकट्ठा होता है। यानी श्रम का पर्याप्त प्रतिदान न देकर के ऊंची जातियां जो हैं आप खुद अमीर बन रही हैं, और निम्न जातियों को अशुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करके या उनको मजबूर करके एक तरह से समाज में अपना कंट्रोल भी जता रही है। तो इसीलिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए खास तौर पे अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है, क्योंकि समाज में कोई भी उतना डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आरक्षण हो रहा है, अनुसूचित जातियां जनजातियां एकदम ऊंचे दर्जे पहुंच गई हैं। नहीं, कुछ लोगों के सरकारी नौकरी मिल जाने से पूरी सोसाइटी का इमेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके लौटे हुए थे। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था। क्या हमारे समाज में उनको इज्जत मिली? क्या उनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं हुआ? हुआ ना। तो शिक्षा या नौकरी मिल जाने से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है आपका इस कानून को समझने, लागू करने से, और जो लोग छुआछूत कर रहे हैं उनको दंड देने से। ठीक है, ये पहला स्टेप है। चलिए,
अब देखें, अत्याचार हेतु दंड जो है 6 माह से 5 वर्ष तक का होगा और उसके साथ में जुर्माना जो न्यायालय स्थापित करे। 5 साल तक की सजा है। ये 5 साल की सजा को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये सजा हायर साइड में है, जो आगे चल करके बढ़ भी सकती है। तो कम से कम आपका 6 माह, अधिक से अधिक 5 साल की सजा। तो देखें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आता है अत्याचार का सामाजिक पहलू। अत्याचार का सामाजिक पहलू सबसे व्यापक है। चलिए फटाफट नोट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सामाजिक सबसे पहले सामाजिक संबंध तोड़ देना, सामाजिक संबंधों का अंत कर देना। दूसरी बात है सामाजिक जो कार्य हैं, सामाजिक जो अवसर हैं, उत्सव हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को भाग लेने देने से रोक देना। तो सामाजिक कार्यों, सामाजिक उत्सवों में भाग लेने नहीं देना। तीसरी बात सामाजिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता रोक देना। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश न करने देना। ये तो हम सामाजिक बहिष्कार में देख ही चुके हैं। यही सामाजिक अत्याचार है। अत्याचार का इससे आगे पहलू है सड़क, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक तालाब, पीने के पानी का स्थान, सार्वजनिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय, इन सब जगहों में प्रवेश देने से रोक देना। अब बताइए, बंदा सड़क पे नहीं चलेगा तो क्या सर पे चलेगा? लेकिन यह है सामाजिक बहिष्कार। तो यह बहुत गंभीर होता है। ठीक है, तो सड़क, मकान, दुकान, खेत खलिहान, तालाब, कुआं, नदी, जंगल, चारागाह, इन सभी सार्वजनिक जगहों पे जाने से रोक लगाना या वहां पे प्रतिबंधित करना। जब ऊंची जाति वाले आएंगे तब तुम नहीं आओगे। ठीक है, तुम्हारा टाइम अलग है, तुम नहीं आ सकते, तुम इस समय ये नहीं कर सकते, तुम उस समय वो नहीं कर सकते, ये ठीक है। इसके अलावा समाज के अंदर व्यवहार करने के तरीकों को प्रतिबंधित करना, यानी कि व्यवहार के तरीके मतलब सामाजिक जगह पे या सार्वजनिक जगह पे जूते पहनने से प्रतिबंध, नए कपड़े पहनने से प्रतिबंध, ज्वेलरी पहनने पे प्रतिबंध, गाड़ी में चलने पे प्रतिबंध, गाड़ी खरीदने पे प्रतिबंध, घर को पक्का कराने पे प्रतिबंध, आपका विभिन्न तरह के मेकअप करने पे प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध। अब आपको लग रहा होगा मतलब इतने सारे प्रतिबंध। बिल्कुल सही। ऊंची जातियों के लोगों को यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि नीची जातियों के लोग, निचली जातियों के लोग जो हैं वो आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा करके बेहतर जीवन जिए। गांव का पूरा कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट शहर में भी यह कॉन्सेप्ट बन गया है कि जातिगत अंतर जो है वो लोगों के लाइफस्टाइल में दिखना चाहिए। और कैसे दिखेगा? जब निम्न जातियों के लोगों को किसी खास तरह से आपका उच्च जातियों के बराबर दिखने पर प्रतिबंधित किया जाएगा। सोचिए, मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर के, स्मार्टफोन को इस्तेमाल को लेकर के जाति पंचायतों ने प्रतिबंध लगाए हैं निचली जातियों पे। तो ये सब सामाजिक बहिष्कार में आता है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार जो है, अच्छा, शमशान घाट तक पे प्रतिबंध लग जाता है सामाजिक अत्याचार में। अब आर्थिक अत्याचार, जैसा कि मैंने आर्थिक बहिष्कार में बताया था, आपका किसी भी तरह के व्यवसाय करने देने से रोक देना। निम्न जातियों के लोगों को जाति के आधार पर व्यवसाय करने देने से रोकना, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरह का वस्तु या सेवा को खरीदने से इनकार कर देना। निम्न जाति का व्यक्ति सामान बेचना है, नहीं खरीदेंगे तुमसे, उसको बिजनेस से बाहर कर देना है। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति, निम्न जाति के व्यक्ति को माल या सेवा बेचने से इनकार कर देना। कोई व्यक्ति मेडिसिन खरीदने आता है, ऊंची जाति का व्यक्ति बोलता है अरे तुम नीची जाति का मेडिसिन नहीं बेचेंगे, तो खरीदने से इनकार, बेचने से इनकार। गांव में खेती जो है वो आजीविका का मुख्य साधन है। निम्न जाति के व्यक्ति को उसका जो खेत है उस खेत में खेती करने देने से रोक देना। निम्न जाति के व्यक्ति ने साल भर खेती करके फसल तैयार की है, उस फसल को उसको जो है काटने देने से रोक देना। अक्सर ऊंची जाति के लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो खेत का इस्तेमाल करने देने से रोकना, फसल का इस्तेमाल करने देने से रोकना, निम्न जाति के व्यक्ति के घर पे कब्जा करने ना, उसके घर का उपभोग करने देने से रोकना। ठीक है, यहां तक कि निम्न जाति का व्यक्ति अगर उच्च जाति के व्यक्ति के घर से जमीन जो है अधियां किराया में लेकर के खेती कर रहा है, तो उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति का जो अधियां है, कॉन्ट्रैक्ट टेनेंसी है, उसको बीच में ही टर्मिनेट कर देना। ठीक है, ऊंची जाति के व्यक्ति ने निम्न जाति के व्यक्ति को
जमीन जो है किराए पे दी, अधिया में दी कि तुम खेती करो, साल के बाद जितनी फसल होगी उसका एक हिस्सा मेरे को मिलेगा, बाकी हिस्सा तुमको मिलेगा। बीच में दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ऊंची जाति के व्यक्ति ने कहा तुमको मैं खेती से बेदखल करता हूं, फसल के ऊपर जितना खर्चा किया भाड़ में जाए, तुम मरो, तुम भूखे मरो और सारा फसल मेरा। अक्सर ऊंची जातियों के लोग ऐसा करते हैं, ये भी आर्थिक बहिष्कार है और ये जो है आपका भोजन की समस्या निम्न जातियों के खिलाफ पैदा कर सकता है। कई बार ये घटनाएं देखी गई हैं कि निम्न जाति के किसी लड़के के साथ उच्च जाति की कोई कन्या जो है वो भाग गई या प्रेम संबंध में आ गई, तो ऊंची जातियों के लोगों ने निम्न जातियों को पनिश करने के लिए उन सभी का जो परंपरागत व्यवसाय है, उन सभी के जो खेत हैं जिस पे वो खेती कर रहे हैं, उन सब पे कब्जा कर लिया और निम्न जाति वालों को भी बोला कि तुम लोग दाने दाने के लिए मजबूर होगे, तभी तुम लोग को सजा मिलेगी। तो इस तरह की जो सामूहिक सजाएं हैं जो लोग आर्थिक रूप से गरीबी उत्पन्न करती है, ये सब जो है अत्याचार में आती है। अब आता है आपका राजनीतिक अत्याचार। राजनीतिक अत्याचार राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा है। तो देखिए किसी भी मामले में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तत्व तो हम पढ़ते ही हैं। पॉलिटिक्स में क्या है, तो जाति के आधार पर निम्न जाति के व्यक्तियों को वोट देने से रोकना, निम्न जातियों के व्यक्ति को किसी खास प्रतिनिधि को वोट देने के लिए मजबूर करना, नहीं वोट डालोगे खेत से निकाल देंगे, सड़क पे चलने नहीं देंगे, ऐसा धमकी, किसी खास व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर करना। तीसरी बात, निम्न जाति के व्यक्ति को चुनाव में खड़े न होने देना, और अगर कोई खड़ा होता है जीत जाता है तो चौथा, निम्न जाति के व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के तौर पे, विधायक या पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे काम न करने देना। मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति सरपंच बन गया, अब रिजर्वेशन है तो भी बन सकता है, नहीं है तो भी बन सकता है। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति सरपंच बन गया और गांव में उच्च जातियों के लोग गुस्सा हो गए, बोले इनकी इसको देख रहे हो, अपनी स्थिति से ऊपर उठ गया। कई बार उच्च जाति के लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, औकात भूल गया है। तो ऐसे में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को काम न करने देना, ठीक है। तो ये जो चौथा पॉइंट है, जनप्रतिनिधि बन चुके अनुसूचित जाति के व्यक्ति को काम न करने देना, उसके काम में बाधा डालना, अड़ंगा डालना। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरपंच बन गया, उसके ऑफिस में ताला मार के निकल लिया, ठीक है, गांव के लोगों ने ताला लगा दिया, बोला निम्न जाति का व्यक्ति है, ऑफिस में नहीं घुसते देंगे, ऑफिस गंदा हो जाएगा। ये गंदा हो जाने वाली बात जो है, ये हमारे समाज के दिमाग में घुसी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में कहा था, मैं शुद्ध हूं, मेरा किचन शुद्ध है। ये शुद्धता का भूत जो हिंदुस्तानियों के सर पे है, वो हम सबको अगली सदी में पागल खाने लेकर के जाएगा। तो ये जो शुद्धता का भूत है, ये जो पागलपन है, ये जो है राजनीतिक क्षेत्र और उसके साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी दिखता है। अब हम लोग विधिक में आते हैं, कानूनी वाला मामला काफी गंभीर है। अगर कोई व्यक्ति, ऊंची जाति का व्यक्ति, निम्न जाति के व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराता है, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को झूठी सूचना देकर के बरगलाता है, या फिर अदालत में कोई झूठा केस दायर कर देता है सिर्फ जातिगत बदला निकालने के लिए, जातिगत बेइज्जती के लिए, तो ये विधिक अत्याचार में आएगा। और जैसे ही पता चलेगा असलियत का, आपका उच्च जाति के व्यक्ति को सॉलिड 5 साल का दंड मिलेगा, क्योंकि न्यायालय बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उनको कोई बेवकूफ बनाए, है ना। तो उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा पुलिस में निम्न जाति के व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराना, उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा सरकारी अधिकारियों के सामने निम्न जाति के व्यक्ति के बारे में झूठी शिकायत या झूठा आपका जो है सूचना देना, या फिर अदालत में आपका निम्न जाति के व्यक्ति के खिलाफ झूठे केस दर्ज करना, उसको परेशान करना, विधिक अत्याचार में आता है। विधिक अत्याचार का एक पहलू यह भी है कि अगर आपने केस दर्ज किया और उसकी वजह से निम्न जाति के व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया, तो आप भी मृत्युदंड के भागी होंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। धार्मिक अत्याचार क्या है, तो देखिए किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, अपने देवी देवता हो सकते हैं, अपने महापुरुष हो सकते हैं। जैसे संत रविदास जो है एक निश्चित अनुसूचित जाति के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हैं। गुरु घासीदास हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों से संबंधित बहुत फेमस गुरु हैं तो सबके, लेकिन अनुसूचित जातियों का विश्वास उन पे ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये सब परिस्थितियों में धार्मिक अत्याचार क्या है? धार्मिक अत्याचार नंबर 1,
अनुसूचित जातियों या निम्न जातियों से संबंधित धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, वो उनको अशुद्ध करना, वहां पे गंदगी फेंक देना या तोड़ फोड़ देना, तो धार्मिक स्थलों पे नुकसान पहुंचाना। नंबर 2, अनुसूचित जातियों से संबंधित धार्मिक उत्सव या धार्मिक जुलूस को बाधित करना। ठीक है, गुरु घासीदास जयंती में जुलूस निकल रहा है, आप उसके सामने खड़े हो गए, अरे नीची जाति के लोग जुलूस कैसे निकाल, गलत बात, नहीं करना है ऐसा। तीसरी बात, किसी भी धार्मिक समुदाय, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित किसी विशिष्ट महान व्यक्ति का अनादर करना, किसी देवता का अनादर करना, यह सब धार्मिक अत्याचार की श्रेणी में आता है। किसी अनुसूचित जनजाति के या अनुसूचित जाति के महिला को देवदासी बनने के लिए दबाव डालना, बच्चों को मंदिर को समर्पित करने के लिए दबाव डालना, अरे गरीब हो अपने बच्चों को मंदिर में दान कर दो, ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण परंपरा है जो दक्षिण भारत में बहुत देखने को मिलता था, इवन बंगाल साइड भी देखने को मिलता था। ये बहुत ही, इसको प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी आपका अनुसूचित जाति जनजातियों के निरक्षरता का फायदा उठा करके उच्च जातियों के लोग इस देवदासी प्रथा को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो धार्मिक रूप से धार्मिक स्थलों, मंदिरों इत्यादि के निर्माण को बाधित करना या उसको दूषित करना, मरे हुए जानवर फेंक देते हैं भाई मंदिर के अंदर, आपका धार्मिक जुलूसों समारोहों पे प्रतिबंध लगाना, उस पर रुकावट डालना, महापुरुषों का अनादर, देवताओं का अनादर, धार्मिक उत्सव, धार्मिक कार्यों को जो है बाधित करना, धर्म का मजाक उड़ाना और अल्टीमेटली देवदासी जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये सब है धार्मिक अत्याचार। फिर आते हैं शारीरिक और संपत्ति संबंधी अत्याचार, ये सब बहुत गंभीर है भाई। अब जो है अत्याचार का वो रूप आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपको एकदम गहरी चोट पहुंचा सकता है। कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाता है, जाति के आधार पर जो है बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वजह के चोट पहुंचाएगा, वो शारीरिक हिंसा में आएगा। तो नंबर 1, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के मुंह में अखाद्य पदार्थ डालना, वो खाने के लिए मजबूर करना। किसी भी निम्न जाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाना, ठीक है, मारपीट करना, शरीर को चोट पहुंचाना, मारपीट के खून निकाल देना। तीसरी बात, किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का जो है कपड़े उतार देना, अर्धनग्न कर देना, मुंह में काली पोत देना, जूते की माला पहना देना। ठीक है, आपका किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का जो है मुंडन कर देना, ठीक है, और उनको गधे पे बिठा के घुमाना, यानी कि गरिमा सम्मान को तार तार कर देना। तो ये सब जो है शारीरिक चोट है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं गंदगी खिलाने, मुंह में कुछ डाल देने से, ठीक है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं बाल काट देना, मूंछ मुंडवा देना, मुंह काला कर देना, कपड़े उतार देना और ऐसे घुमाना। निम्न जाति की महिलाओं के खिलाफ भद्दे लैंगिक व्यवहार का जो है परिचय देना, ठीक है, यौन उत्पीड़न करना, महिलाओं को अर्धनग्न करके सड़कों पे घुमाना। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की घटनाओं के बारे में अक्सर रिपोर्टिंग होती रहती है। कास्ट एट्रोसिटीज में रिसेंटली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो हैं वो काफी उभर करके सामने आए हैं। ठीक है, ये बहुत गंभीर विषय है। तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, महिलाओं के खिलाफ लैंगिक गालियों का भद्दे व्यवहार का इस्तेमाल करना, महिलाओं को अर्धनग्न करके जो है सड़कों पे घुमाना और इस तरह से अपने जातिगत वर्चस्व को दिखाना, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, जान से मारने का प्रयास करना या जान से मार देना, ये सब अत्याचार में आता है। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे सीधा सीधा कारण है कि अगर निम्न जाति के एक व्यक्ति को मार दोगे तो सब के अंदर दहशत आ जाएगी कि भाई ऊंची जाति के लोग हमें जान से मार सकते हैं, हमारा अपमान कर सकते हैं, देखो कितना बेइज्जती की। और इस शारीरिक अपमान के डर से आपका जो है निम्न जाति, अनुसूचित जाति के लोग आवाज नहीं उठाएंगे। तो ये जो जातिगत डिसिप्लिन का एक खुमार लोगों के दिमाग में बैठा है वो अत्याचार है, और ये हम देखते आए हैं। जाति के आधार पर लोगों को थप्पड़ मारना, जाति के आधार पर लोगों की बेइज्जती करना, कपड़े फाड़ देना, मारपीट करना। गुजरात में भी कुछ दिन पहले जो है दलित जाति के लोगों को बेल्ट से पीटा गया, नंगी पीठ पे बेल्ट मारा गया। राजस्थान में इस तरह से गौ सेवकों का, गौ रक्षकों का समूह था, उन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों को बुरी तरह से बांध करके पीटा। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई है।
इवन छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो यह ध्यान रखने की बात है, शारीरिक चोट बहुत गंभीर अपराध है। एट्रोसिटीज एक्ट तो लगेगा ही, आईपीसी की धाराएं भी लगेंगी, जान से मारने के प्रयास वाली। अब आते हैं हम संपत्ति संबंधी मामले जो हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए व्यक्ति की संपत्ति पे कब्जा कर लेना, उसके घर पे कब्जा कर लेना, खेत पे कब्जा कर लेना, खड़ी फसल को काट लेना या नष्ट कर देना, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या निवास स्थान को नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना। अब देखिए उत्तर प्रदेश में घटना हुई, क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति का था, उस जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पर एक बच्चा शहर गया, मेहनत किया, उसने पैसे कमाया और बाइक खरीद के लाया। अब वो बाइक गांव के बीचों बीच से दौड़ा रहा है। उच्च जाति के लोग जो चौपाल में बैठे थे उन्होंने कहा ये निम्न जाति का लड़का बाइक पे कैसे बैठ गया हमारे सामने, और हमारे सामने बाइक फर्राटे से निकाल के ले गया, हमारी बेइज्जती हुई है। उन्होंने अगले दिन उस बाइक को आग लगा दी है। तो ये है अत्याचार की घटना। देखिए बाइक को नुकसान पहुंचाना अलग बात है, पर जाति के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करके और उसकी संपत्ति या वाहन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो यह अत्याचार है। 5 साल की कैद होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, और बाइक जलाने का अलग से सजा मिलेगा, संपत्ति का नुकसान। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे व्यवहार हैं। इसके अलावा आपका जो सामाजिक अत्याचार है उसमें एक पहलू और भी आता है, और यह पहलू बड़ा ही कमाल का है। अगर आप जाति प्रथा या छुआछूत, अस्पृश्यता, इसका समर्थन करते हैं, अगर आप जाति प्रथा और छुआछूत का समर्थन करते हैं, जाति प्रथा और छुआछूत का महिमा मंडन करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं, उचित ठहराते हैं, जाति प्रथा और छुआछूत के साथ साथ जातिगत नाम और गालियां देते हैं, यह सबसे आसान तरीका है एट्रोसिटीज एक्ट को अपनी तरफ बुलाने का। अब मुझे मार सुना है ना आपने। अगर आप जाति प्रथा, जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत या अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं, बोलते हैं ठीक है, समाज में डिसिप्लिन रखने के लिए उच्च जाति निम्न जाति एकदम ठीक है, मनुस्मृति में सब सही कहा गया, अत्याचार है, 6 महीने के लिए जेल होनी चाहिए आपको। अगर आप कहते हैं कि जाति प्रथा महान है, इसी की वजह से हमारा समाज बहुत खुश है, महिमा मंडन करते हैं, गलत है। आप अपने बच्चों को गलत चीजें सिखा रहे हैं। और जातिगत नाम, किसी भी व्यक्ति को जातिगत नाम से बुलाते हैं, उसको जातिगत नाम से गालियां देते हैं, डेरोगेटरी व्यवहार करते हैं, तो यह भी आपका जो है बहुत ही गंभीर अपराध माना जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ जातिगत नाम लेने मात्र से आप जेल जा सकते हैं। आपने किसी को चमार बोल दिया, किसी को सतनामी बोल दिया, यह भी एक बहुत गंभीर अपराध हो सकता है, ठीक है। इसलिए जातिगत नामों का इस्तेमाल ना करें, इसलिए जातिगत गालियों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत गंभीर साबित हो सकता है। चलिए, अत्याचार से जुड़े हुए अपराधों को हमने डिटेल में देख लिया है। अब हम लोग जाएंगे अन्य अपराधों की ओर। धारा 3(2) में यह कहा गया है कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया जाएगा। कब? जब उच्च जाति के व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ऐसे अपराध में झूठे तौर पर फंसा दे जिससे कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, तो हमारे उच्च जाति के व्यक्ति को भी मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। और अगर उच्च जाति के व्यक्ति ने झूठा केस करके निम्न जाति के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दिलवा दी, तो सच का पता चलने पे उच्च जाति के व्यक्ति को भी आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर निम्न जातियों से जुड़े हुए किसी भी धार्मिक स्थल या सामाजिक स्थल को बम से उड़ाने का प्रयास किया गया या विस्फोटक के माध्यम से आपका अनुसूचित जाति जनजातियों को आतंकित करने का प्रयास किया गया है ना, तो ऐसे में आपका आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो आपने झूठे केस में फंसा करके अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिलाया, तो उच्च जाति के व्यक्ति को भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगा। और आतंकवादी जो गतिविधि है
आतंकवादी गतिविधि मतलब निम्न जातियों के धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाना, बम विस्फोट, शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल, ये सब आतंकवादी गतिविधियों के लिए खास आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ठीक है, मैं आतंकवादी शब्द लिख रहा हूं, अधिनियम में बम विस्फोट या विस्फोटक का इस्तेमाल शब्द को दिया गया है। धारा 4 यह कहता है कि लोक सेवकों को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड मिलेगा। यहां पे लोक सेवक का मतलब होता है पुलिस अधिकारी, प्रॉपर पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, इसलिए थोड़ा लोक सेवक कर दिया। तो धारा 4 कहता है लोक सेवकों को कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। अगर कोई लोक सेवक अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों की रक्षा करने में असफल रहता है तो उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, अधिकतम 1 साल का। 6 महीने से 1 साल तक के दंड का प्रावधान यहां पे किया गया है। तो लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को जो है अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत फटाफट अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, कोई गलती नहीं चलेगी। क्या करना है लोक सेवक को, देखिए धारा 4(2) यह कहता है कि आपका लोक सेवक के कुछ कर्तव्य होते हैं। लोक सेवक यानी कि पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, नंबर 1, जब भी कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति FIR दर्ज कराने आए कि मेरे खिलाफ अत्याचार हुआ है, छुआछूत हुआ है, स्पृश्यता हुई है, उससे रिलेटेड कोई वायलेंस हुआ है, बहुत तकलीफ में आते हैं तभी लोग मतलब पुलिस के पास जाते हैं। तो हमारे समाज में पुलिस का क्या इमेज है कि आप थाने जाएंगे सबसे पहले तो पुलिस आप ही को गाली देगी, इसलिए निम्न जाति के लोग बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा करके थाने जा पाते हैं। अब थाना जाएंगे तो शिकायत दर्ज कराएंगे, शिकायत के बाद FIR दर्ज होगा। तो विशेष थानों का जो है सरकार ने गठन किया है, जिसको हम लोग अजाक थाना कहते हैं, है ना, आपका अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाने। ये जो कल्याण थाने हैं, अजाक थाने या SC/ST थाना जिसको बोल रहे हैं, यहां पर जो पदस्थ अधिकारी है वो है प्रॉपर पुलिस अधिकारी, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए बने हुए हैं। अब मान लीजिए आप थाने में जाते हैं तो लोक सेवक यानी पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, FIR दर्ज करने के दौरान क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले तो हम लोग पीड़ितों का बयान सुनेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, और उनके सभी बयानों को क्रम से लेखबद्ध करेंगे। ठीक है, लेखबद्ध करने के बाद ये बताएंगे कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आपको क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं, और कोई अत्याचार हुआ क्या, वो भी डिटेल में नोट करेंगे। वो सारा नोट करने के बाद हम जो है उनको एक बार पढ़ के सुनाएंगे कि देखो भाई ये आप लोग के साथ अत्याचार हुआ है, ये साक्षी है, इसका भी बयान में नोट किया, इसने ये देखा है। ठीक है, वो सारा चीज नोट करने के बाद FIR में उपयुक्त धाराएं लगाएंगे और उसके बाद फिर उनको एक कॉपी देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तुरंत शिकायत दर्ज करेंगे, शिकायत दर्ज करने में कोई देरी नहीं होगी। नंबर 2, पीड़ित और साक्षी का बयान तुरंत दर्ज कराएंगे ताकि आपका FIR को प्रॉपरली नोट किया जा सके। ठीक है, अधिकारों की अपनी जानकारी देंगे, जानकारी देते हुए ये बताएंगे कि भाई आप ये सब धाराओं के तहत सामने वाले पे केस कर सकते हैं, तो उपयुक्त धाराएं लगाएंगे, इन धाराओं की जानकारी भी पीड़ितों को देंगे। फाइनली आपका FIR को एक राउंड पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद पीड़ित और साक्षी के हस्ताक्षर वहां पे लेंगे। तो पीड़ित व्यक्ति का हस्ताक्षर लेने से पहले आपका FIR दर्ज करने को बहुत ही सेंसिटिवली करना है, क्रम से करना है। ठीक है, शिकायत दर्ज करेंगे, बयान दर्ज करेंगे, जानकारी देंगे, धारा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लगाया तो फिर पुलिस अधिकारी होने का फायदा क्या, इसका मतलब आप चूतिया बना रहे हैं। तो उपयुक्त धाराएं लगाना, फिर FIR को पढ़ के सुनाएंगे। अक्सर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरह का FIR उन्होंने किया है। कोर्ट में जाते हैं पता चलता है उन्होंने जो शिकायत की थी वो तो लिखी ही नहीं है। कई बार कोर्ट में जाते हैं पता चलता है अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं तो लगाई ही नहीं है, और इस तरह से आपका जो व्यक्ति हो बच जाता है, अभियुक्त जो है वो बच जाता है। तो पुलिस का यहां पे ये सारा जिम्मेदारी है। अगर FIR नहीं पढ़ के सुनाया और पीड़ित व्यक्ति ने बोल दिया, लोक सेवक को फट से दंड मिल जाएगा, नौकरी से तो जाएगा ही, 6 महीने जेल। ठीक है, और उसके बाद FIR की प्रति देना, FIR की कॉपी देना बहुत जरूरी है। अब लोक सेवक को 60 दिन के अंदर, यानी कि हमारे पुलिस अधिकारी को 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन करना है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों पे आरोप लगाया गया है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना है, चूंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किसी पे आरोप लग गया मतलब उसको जमानत नहीं मिलेगी, यह एक संज्ञेय अपराध है। तो संज्ञेय अपराध के आरोपियों को फटाक से जेल में डालना, यह भी हमारे पुलिस अधिकारी का काम है।
60 दिन के अंदर जांच करना और आरोप पत्र या चार्जशीट फाइल करना, जिसमें सारे सबूतों गवाहों के साथ आपका जो है आरोप लगाए जाएंगे, उपयुक्त धाराएं लगेंगी, और उसके बाद सबूतों की सही फाइलिंग करना, दस्तावेजों की सही फाइलिंग करना, चीजों को ऑर्डर में लाना, अनुवाद करना और न्यायालय में प्रस्तुत करना। इसमें से किसी भी काम में हमारा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी असफल रहा, 1 साल तक की कैद की सजा है उसके लिए। पुलिस अधिकारी लोग करते क्या? पुलिस अधिकारी लोग अक्सर या तो खुद उच्च जाति के होते हैं, इसलिए उनके मन में बहुत सहानुभूति रहती है उच्च जातियों के प्रति, निम्न जातियों के प्रति गुस्सा भी रहता है। दूसरा, पुलिस अधिकारी जो हैं वो राजनीतिक दबाव में होते हैं, उनको लगता है कि समाज में लड़ाई झगड़ा अशांति ना फैले, तो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत चार्ज नोट करेंगे तो पुलिस को निम्न जातियों के पक्ष में काम करना पड़ेगा, ऊंची जातियों के लोग गुस्सा होंगे, दोनों जातियों के बीच झगड़ा होगा, अशांति फैलेगी, तो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि भाई अशांति नहीं फैलनी चाहिए। तो पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव होता है कई बार ठीक से काम नहीं करने का। तो इसके लिए एक नई व्यवस्था लाई गई है कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा शिकायत दर्ज कराने का, इसकी वीडियोग्राफी होगी। जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उसकी शिकायत दर्ज होती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, इसकी भी वीडियोग्राफी होगी। और तब लोक सेवक ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो काम किया था, बाद में कुछ गड़बड़ हो गया ना। चलिए, धारा 5 कहती है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि बहुत सिंपल सी चीज है कि मतलब एक बार आपने अपराध किया, आपको सजा मिल गई 5 साल की, फिर आप दोबारा वही अपराध कर रहे हैं। क्यों? कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। तो बिल्कुल ऊंची जाति के लोग अगर कुत्ते की पूंछ जैसे दोबारा अपराध करते हैं तो दंड बढ़ जाएगा। पहले दंड था 6 महीने से लेके 5 साल, अब हो जाएगा दंड कम से कम 1 साल से लेके 5 साल। तो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे दंड जो है वो आपका 1 से 5 साल का होगा। ठीक है। धारा 7 संपत्ति का समापहरण। अगर उच्च जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संपत्ति पे कब्जा कर लिया है या उनको उनका आर्थिक बहिष्कार करके उनको चोट पहुंचाई है, नुकसान किया है, तो उस नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार उच्च जाति के जो हमारे अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेगी और उस संपत्ति को जब्त करके उसकी नीलामी करवा देगी और उस पैसे को वसूल करके अनुसूचित जाति जनजातियों के जो नुकसान हुआ है उसकी आपूर्ति करेगी। तो और अपराधियों के संपत्ति का समापहरण यानी कि जब्ती करने का ताकत भी सरकार को दिया गया है। धारा 10 एक अलग टाइप की धारा है, यूनिक टाइप का ये फीचर है, अपराध की संभावना से जुड़े व्यक्ति को हटाना। इसका मतलब यह है कि अगर किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने निम्न जाति के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया, ठीक है, अत्याचार किया, निम्न जाति का व्यक्ति अत्याचार का शिकार हो गया, तो ऐसे में अपराध की संभावना से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है, कैसे? मान लीजिए मैं उच्च जाति का व्यक्ति हूं, सामने निम्न जाति का व्यक्ति है, मैंने उसके खिलाफ अत्याचार का कार्य किया, मैंने उसको जातिगत गालियां दी, मारा पीटा, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, ठीक है, तो मेरे खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम लगेगा। अब मैं जेल चला गया, मुझे बेल नहीं मिलेगी, आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। अब वो अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति जो है, अब केस चल रहा है, तब तक वो केस की सुनवाई जब तक चल रही है तब तक वो घर पे है। लेकिन मान लीजिए मेरा भाई या मेरे समुदाय का कोई दूसरा उच्च जाति का व्यक्ति, वो बोलता है इसकी इतनी हिम्मत कि इसने केस कर दिया, हमारे भाई को जेल भिजवा दिया, इसको बहुत पीटेंगे, इसको मारेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, और अब हम उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, कहां है वो, जहां मिल जाएगा उसको बहुत मारेंगे। तो उच्च जाति के बहुत सारे लोग अपनी जाति के आपके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए निम्न जाति के व्यक्तियों को धमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे खूंखार तत्वों को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो धारा 10 बोलता है अपराध की संभावना से जुड़े व्यक्ति, यानी कि सरकार जो है, सरकारी अधिकारी जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम आते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी आपका एसपी, डीएसपी और टीआई आते हैं, ये सब निर्धारित करेंगे कि बहुत सारे गांव में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपका इस केस से संबंधित हो सकते हैं और जाति के आधार पर अपराध कर सकते हैं। तो ऐसे अपराध की संभावना से जुड़े व्यक्ति, यानी कि उच्च जाति का मैं, मेरे भाई बंधु जो मारपीट करने पे उतारू हैं, उन सभी लोगों को पकड़ेंगे, उन सभी लोगों को पुलिस पकड़ करके आपका उस इलाके से बाहर कर देगी कि तुम लोग अपराध कर सकते, तुम लोग निकलो यहां से।
और उस रास्ते से उन लोग को लेकर के बाहर जाएंगे जो कि निम्न जाति के क्षेत्र से होकर नहीं जाता, ताकि निम्न जाति के लोग आतंकित ना हो, उनकी धमकियों से डरे नहीं। हुआ ना कॉम्प्लिकेटेड। तो उच्च जाति के लोगों ने निम्न पे अत्याचार किया, उच्च जाति के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम में केस हुआ, अंदर कर दिए। फिर उच्च जाति के दूसरे लोग, जो लोग लड़ाई झगड़े की धमकी दे रहे हैं, उनको पकड़े और उनको बाहर कर दिए, जिला से, गांव से, क्षेत्र से बाहर कर दिए। ठीक है, ये जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों ने अभी तक अपराध नहीं किया है, पर उनको उठा के हमने बाहर कर दिया, और वो भी उस रास्ते से बाहर किया जो रास्ता निम्न जातियों के क्षेत्र से नहीं जाता है। तो इस तरह से निम्न जातियों के, अनुसूचित जाति जनजातियों की सुरक्षा की जा रही है यहां पे। और धारा 16 सामूहिक जुर्माना है। अगर अत्याचार से जुड़े हुए आरोपियों को छुपने में समुदाय मदद करता है, उनके खिलाफ कोई सबूत प्रदान नहीं करता है, उनको आश्रय देने का प्रयास करता है, उनको बचाने की कोशिश करता है, अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को जो है बचाने के साथ साथ अगर समुदाय निम्न जाति के लोगों पर दबाव डालता है कि वो केस वापस ले लें, उनका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार शुरू कर देता है, तो ऐसे समुदाय पे सामूहिक जुर्माना लगाने की प्रक्रिया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में भी ये था सामूहिक जुर्माना, पर यहां सामूहिक जुर्माना ज्यादा है। सरकार बहुत तगड़े से जुर्माना लगाती है यहां पे और ठोक के वसूली कर देती है। तो हम लोगों ने एसेंस अब तक जान लिया है अत्याचार निवारण अधिनियम का। अब हम लोग आएंगे न्यायिक प्रावधानों पे। धारा 14 जो है विशेष न्यायालय का प्रावधान करता है। राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे प्रत्येक जिले में आपका एक अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकता है। यह अनन्य विशेष न्यायालय सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े अत्याचार मामलों की सुनवाई करेगा, जहां पे सुनवाई दिन प्रतिदिन होगी। अगर अनन्य न्यायालय की जरूरत नहीं है तो जिले में कम से कम एक सेशन जज को आपका अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया जा सकता है, और वहां पर भी SC/ST केसेस, जो अत्याचार निवारण अधिनियम के केसेस फाइल होंगे, वही उस सब की सुनवाई करेगा। सुनवाई अगर होगी तो दिन प्रतिदिन बेसिस पे होगी, और विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, 60 दिन के अंदर न्यायालय इसका फैसला सुना देगा। 60 डेज में न्यायालय इसका फैसला सुनाएगा, और न्यायालय का फैसला आने के 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आपका हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। धारा 15 ये कहता है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। ये जो विशेष लोक अभियोजक है, ये मुफ्त में, फ्री में आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की तरफ से केस लड़ेगा। यह विशेष लोक अभियोजक जो है, ये कम से कम 7 साल का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। धारा 17 निवारक कार्यवाही को बताता है। निवारक कार्यवाही भी एक यूनिक फीचर है। इसमें क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में अत्याचार की घटना हुई, यानी उच्च जाति के व्यक्ति ने निम्न जाति को प्रताड़ित किया, परेशान किया, मारा पीटा, तो ऐसे में दोनों जातियों के बीच तनाव हो जाएगा, क्योंकि उच्च जाति के लोग ने ऐसा अत्याचार किया, निम्न जाति के लोग जो हैं उसका जवाब देने का इच्छा व्यक्त करेंगे कि हम बदला लेंगे। उच्च जाति के लोग बोलेंगे नीचे जाति वाले लोग इतना कैसे कर दिए, उनको दबा के रखेंगे, मारपीट, पूरा क्षेत्र अशांत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है निवारक कार्यवाही या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, SP, DSP, TI और पुलिस अधिकारी, ये सब आपका जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे जाके कैंपिंग करेंगे, जहां जातियों के बीच संघर्ष हुआ है, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके लोगों को समझाया जाएगा, और किसी भी तरह के हिंसक या मारपीट वाली गतिविधि को रोकने के लिए आपका फोर्सेस की तैनाती होगी। इवन कर्फ्यू भी लगा देते हैं। तो ये निवारक कार्यवाही जो है, ये जातिगत आधार पर हो रहे झगड़े को, है ना, जातिगत संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए है, और यहां पर कर्फ्यू धारा 144 भी लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई है। आपका बिलासपुर जिले का एक जगह था बुड़सरा गांव। वहां पे क्या हुआ कि एक ऊंची जाति के व्यक्ति का जो खलिहान था, वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों ने जैत खम स्थापित किया था। जैत खम यानी कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह। अब उच्च वर्ग के व्यक्ति ने या उच्च जाति के व्यक्ति ने उसको हटाने की बात कही। निम्न जातियों के लोगों ने कहा हम नहीं हटाएंगे, और इस बात को लेकर काफी झगड़ा हो गया, और इस झगड़े की वजह से दोनों जातियों के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई। तो ऐसे क्षेत्र में धारा 17 के तहत निवारक कार्यवाही की गई। तुरंत जो है आपका कलेक्टर और SP वहां पे पहुंचे, उन्होंने उस गांव पे कर्फ्यू लगा दिया, दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत किया और उनको कहा कि भाई जातिगत भेदभाव और अत्याचार नहीं करना है,
स्पेशली उच्च जातियों का यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, और निम्न जातियों को भी आपका उपद्रव नहीं करना है। तो इस तरह से जो है जातिगत संघर्ष को आगे बढ़ने देने से रोकने के लिए स्टेट लेवल पर एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाती है। ये मॉनिटरिंग जो है ये जातिगत मामलों के अत्याचारों को रोकने के लिए मॉनिटर करती है सिचुएशंस को। आगे हम लोग देखते हैं पीड़ित और साक्षी के अधिकार। ठीक है, पीड़ित और साक्षी के बहुत सारे अधिकार हैं। पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, कमजोर स्थिति में है, इसलिए उसको स्ट्रांग बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आपका एफआईआर कराने जाएगा कि मेरे खिलाफ हिंसा हुई है, देखिए मेरा बाल मूंड करके मुंह काला करके घुमाए हैं, या फिर मेरे संपत्ति पे कब्जा कर लिए हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट, तो अत्याचार की किसी भी घटना पे पीड़ित व्यक्ति जब एफआईआर करने जाएगा, नंबर 1 एफआईआर लिखी जाएगी, तुरंत लिखी जाएगी। नंबर 2 आपका एफआईआर डिटेल में लिखने के बाद आप पढ़ करके सुनाया जाएगा व्यक्ति को, उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे, उपयुक्त धाराएं लगाने के बारे में जानकारी देंगे कि भाई एट्रोसिटीज एक्ट लगा रहे हैं, और एफआईआर की एक कॉपी उसको देंगे। इस पूरे प्रोसेस का वीडियोग्राफी भी होगा। ठीक है, तो एफआईआर तुरंत दर्ज होगा, और एफआईआर डिटेल में दर्ज करके एफआईआर की कॉपी हासिल करने का इनको अधिकार है। ठीक है, एफआईआर दर्ज करना यह पीड़ित का पहला अधिकार है। दूसरा, एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी पीड़ित के साथ गरिमामय व्यवहार करेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, अरे तुम तो निम्न जाति के, ऐसे ही तुम्हारे साथ होता है, अब रिपोर्ट लिखाना है, चल भाग, ऐसा नहीं करेंगे। आपका गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, इज्जत के साथ रिपोर्ट लिख करके देंगे। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी रिसेंट आपका जो है अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, अब एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल हो जाएगा। अब क्या, अब पीड़ित अपने घर जाएगा। अब उसको डर है कि ऊंची जाति के लोग हमला कर सकते हैं, उसको ये नहीं पता है कि उसको क्या बेनिफिट और मिल सकता है सरकार की तरफ से, एट्रोसिटीज एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं। तो हमारा जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वो वापस आने के बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर्स और आपका प्रोमिनेंट पर्सन्स जो हैं हमारे समाज के, उनकी सहायता ले सकता है। तो एनजीओ से सहायता हासिल कर सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल वर्कर से सहायता हासिल कर सकता है। ठीक है, अब केस शुरू होगा। केस शुरू होने तक और आपका जो है अपराधियों की गिरफ्तारी तक, इस पूरे प्रोसेस में निम्न जातियों को सुरक्षा हासिल करने का अधिकार है, जो कि लोक सेवक यानी कि पुलिस अधिकारी उनको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब देखिए जब केस फाइल हो जाता है तो विशेष लोक अभियोजक फ्री में केस लड़ता है। किसके लिए? आपका पीड़ित पक्ष के लिए। तो पीड़ित पक्ष को यह पता रहना चाहिए कि पुलिस ने अपने एफआईआर में क्या लिखा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया, वो भी अनुसूचित जाति समुदाय के पीड़ित व्यक्ति को पता होना चाहिए। और लोक अभियोजक कौन से तर्क प्रस्तुत कर रहा है न्यायालय में, पीड़ित के पक्ष में कैसे केस लड़ रहा है, कहीं केस कमजोर तो नहीं कर दे रहा है, इन सब की सूचना का अधिकार। तो लोक अभियोजक केस के डेवलपमेंट की सारी सूचना पीड़ित व्यक्ति को जाके देगा। ठीक है, इसके अलावा सुने जाने का अधिकार। किसी भी स्तर पे आपका पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के सामने अपनी फरियाद रख सकता है, अपनी तकलीफ बता सकता है। किसी भी स्तर पे पीड़ित व्यक्ति यह बता सकता है कि जब मुझे मार पड़ रही थी, जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था, तो इस व्यक्ति ने उसको देखा है, आप उसको बुलाइए। उस साक्षी ने इसको देखा है, आप उसको बुलाइए, इसका बयान दर्ज कीजिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी निम्न जाति के व्यक्ति को पीटा गया, जातिगत गालियां दी गई। ठीक है, वहां पर ऊंची जाति के लोग सब खड़े हैं, उस जाति की महिलाएं, बच्चे सब हैं। अब मारपीट हो गई, निम्न जाति के पीड़ित व्यक्ति ने एफआईआर कर दी, केस चल रहा है, तो उस दौरान वो अपनी आप बीती बता सकता है। और अगला है कि जब उसको मार पड़ रही थी निम्न जाति के व्यक्ति को, तो वहां जो दो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे वो कभी न्यायालय में बयान देने नहीं आएंगे, लेकिन पीड़ित व्यक्ति आवेदन दे सकता है कि मैं जब मार खा रहा था तो उच्च जाति का फलाना ढिमका टिमका व्यक्ति वहां पे खड़ा था, वो आदमी जानता है कि मुझे मार पड़ी है, आप उसको बुलाइए और उससे पूछिए। अपने जाति के दबाव में आकर के वो मेरे पक्ष में बयान नहीं दे रहा है, आप उसको बुलाइए। और न्यायालय ऐसे आवेदन का अधिकार पीड़ित को देता है, बोलता है हाँ तुमने नाम बताया ना, अब उनको हम बुलाएंगे, कटघरे में खड़े करेंगे, बोलेंगे उस दिन मार पड़ रही थी, तुम कहां थे, तुमने इसको मार पड़ते देखा कि नहीं। अगर सामने वाला झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का केस चलेगा उस पर। तो इस तरह से हम गवाहों को मजबूर भी कर सकते हैं पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में गवाह देने के लिए। ठीक है, तो ये आवेदन का अधिकार। अंत में न्यायालय द्वारा संरक्षण। न्यायालय जो है पीड़ितों को, साक्षियों को जो बयान दे रहे हैं उनको सुरक्षा देगा।
ठीक है, और सरकार भी संरक्षण देगी। न्यायालय क्या संरक्षण देता है? तो न्यायालय का जो संरक्षण है, नंबर 1, न्यायालय जो है पीड़ितों का नाम छुपा सकता है। न्यायालय जो है हमारे पीड़ित और साक्षी इन दोनों का नाम छुपा सकता है। नाम छुपाने से क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो केस किया है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसके खिलाफ हिंसा की कार्यवाही नहीं होगी। आपका साक्षी कौन बयान दे रहा है, किसके बयान पे हमारा समाज के उच्च जाति के लोग अंदर हुए हैं, उसका पता नहीं चलेगा। तो नाम छुपाने का काम पहले कर सकते हैं, ठीक है। पीड़ित और साक्षी का नाम छुपा लिया। अब पीड़ित और साक्षी को दे सकते हैं संरक्षण आदेश, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, यानी पीड़ित और साक्षी, साक्षी यानी गवाह, इन दोनों के आसपास कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनको धमकाने के लिए गया, इवन उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए गया, गलत। पीड़ित और साक्षी व्यक्ति के 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति नहीं आएगा, कोई भी अभियुक्तों से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं आएगा, कोई उन पर दबाव नहीं बनाएगा, तो उनके संरक्षण का आदेश ये जारी कर सकता है। अदालत जो है पीड़ित और साक्षियों को अदालत लाने और ले जाने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध करा सकता है, ठीक है। आने जाने, परिवहन की सुरक्षा, परिवहन की सुरक्षा का आदेश उपलब्ध करा सकता है कि घर से अदालत तक आने और जाने के दौरान, है ना, फिल्मों में देखा है ना, गवाह पे हमला हो सकता है, अभियुक्त पे हमला हो सकता है। आपने दामिनी फिल्म देखा है, जिसमें जो है आपका दामिनी गवाही देने जाते रहती है और इस गवाही के मार्ग में उसको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। हमारे वकील साहब जो हैं वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग चिपकाते रहते हैं, उधर दामिनी अपनी जान के लिए लड़ते रहती है। तो ऐसी फिल्मी घटनाएं रियल लाइफ में ना हो, पीड़ित और साक्षी दोनों को कोर्ट तक आने जाने की पूरी सुरक्षा हासिल हो। लेकिन हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में पीड़ित और साक्षी के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का हथियार अपनाया जाए, उनको खेती न करने दें, उनको भूखे मारने का पूरा प्लान बना ले। तो ऐसे में आपका पीड़ित और साक्षी को जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाएगी। आर्थिक सहायता यानी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, ठीक है, और कैश के रूप में नकद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। पैसे देंगे, है ना, सुविधाएं देंगे। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। अगर व्यवसाय नष्ट हो गया है तो नया व्यवसाय स्टैब्लिश करके देंगे। अगर जिस गांव में रहते हैं वहां पर ठीक से रहने नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए व्यवस्था करके देंगे। ये होता है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन करेंगे, जो पुरानी स्थिति थी वो हासिल करवाएंगे। लेकिन अगर कोई पीड़ित व्यक्ति सामाजिक वैमनस्य के इस माहौल में नहीं रहना चाहता तो उसको उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए भी आपका जो है परमिशन दिया जाएगा, और ये है आपका नए स्थान पे पुनर्वास। तो नए स्थान पर जो है व्यक्ति को पुनर्वास कराया जाएगा, रिहेबिलिटेशन इन ए न्यू प्लेस, या आपका डिसलोकेशन हम लोग कह सकते हैं। तो नए स्थान पर जो है आपका पुनर्वास कराने का या नए स्थान पर बसाने का यहां पर व्यवस्था अपन करेंगे। तो न्यायालय इन सब का आदेश सरकार को देगा, सरकार ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। नाम छुपाने से लेके संरक्षण, परिवहन के दौरान सुरक्षा, आर्थिक सहायता, है ना, भरण पोषण की सुविधा और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, नए जगह पर पुनर्वास कि भाई मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, यहां बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, दूसरे जगह। ठीक है। सरकार के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम में कहा गया कि हर राज्य सरकार, है ना, यहां सरकार का मतलब राज्य सरकार है, हर राज्य सरकार एक ऐसी स्कीम बनाएगी, एक ऐसी योजना बनाएगी जिससे कि पीड़ितों को, गवाहों को सुरक्षा मिल सके, उनको बेहतर जीवन मिल सके। तो सरकार ऐसी स्कीम बनाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर ऐसी स्कीम तो नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी आपका अत्याचार निवारण अधिनियम कहता है कि सरकार प्रॉपर योजना का निर्माण करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रॉपर स्कीम बना करके बेनिफिट्स देगी। इस योजना में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, एफआईआर की कॉपी रहेगी और एफआईआर दर्ज करने के लिए में गरिमापूर्ण व्यवहार होगा और उनको अपने अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, एफआईआर के दौरान, एफआईआर के बाद भी, है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो एफआईआर के साथ भी उनको अधिकार बताए जाएंगे, एफआईआर के बाद भी अधिकार बताए जाएंगे। आपका सरकार जो है जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़ित व्यक्ति को
आपका लगातार सहयोग देते रहेंगे। सुनवाई के दौरान पीड़ित व्यक्ति को लगातार जानकारी देते रहेंगे कि भाई ये चल रहा है आपके केस में, है ना, आपको न्याय जरूर मिलेगा, ये भरोसा दिलाएंगे। अब पीड़ित व्यक्ति जिसने शिकायत की है उसको तो नुकसान पहुंचने लगा, ऊंची जाति का दबाव है उसके ऊपर, तो सरकार उनको तुरंत पैसे के रूप में राहत देगी, है ना। अगर कोई धन संपत्ति नष्ट कर दिया गया है, घर जला दिए, मान ली ऊंची जाति वाले खेत जला दिए, तो ऐसे में सरकार जो है उसका भरपाई करने के लिए भी धनराशि देगी। अगर लड़ाई झगड़े में या अत्याचार की वजह से कोई मर गया, जैसे खैरलांजी में दलितों को जिंदा जला दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में भी सरकार जो है तुरंत पैसे के रूप में राहत देगी, राहत पहुंचाएगी। ठीक है, तो प्राण हानि के केस में राहत या कंपनसेशन सरकार देगी। इसके अलावा कई बार हुक्का पानी बंद करके दलितों को भूखे मारने का प्रयास किया जाता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो पीड़ित लोग हैं इनको भोजन पानी उपलब्ध कराया जाएगा, इनको आवास, कपड़े और जरूरी वस्तुओं की सुविधाएं उपलब्ध करे जाएंगे, इनको चिकित्सकीय सुविधा, मेडिसिन की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, इनको अलग से घर बना करके देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रेफरेंस है, और आने जाने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे न्यायालय तक। तो भोजन पानी, आपका आवास, मेडिसिन, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे या उसके लिए पैसे उपलब्ध कराएंगे। और सरकार जो है एक निश्चित समय तक भरण पोषण का व्यय, ये कुछ समय के लिए, ये वन टाइम राहत है ना, ये सब नकद राहत, संपत्ति के मामले में राहत, भोजन आवास इत्यादि, लेकिन भरण पोषण में व्यय जो है सरकार लंबे समय तक उपलब्ध कराएगी। ठीक है, दैनिक भत्ते मिलेंगे जब तक केस चल रहा है, केस खत्म होने के बाद भी रिहेबिलिटेशन तक उनको जो है भरण पोषण के लिए धन दिया जाएगा। अब सरकार पीड़ित लोगों पे, अनुसूचित जाति के लोगों पे इतनी मेहरबान क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है। एक बार जब कोई अपराध जातिगत आधार पे होता है तो ऊंची जाति में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं, ये सब अनुसूचित जाति जनजातियों पर डट जाती हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों का रहना दूभर हो जाता है, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, एकदम मतलब जैसे हम लोग नाखून काट के फेंक देते हैं वैसा। तो ऐसे में सरकार इनको बचाए। अब सरकार क्यों इनको बचाए, समाज क्यों इनको बचाए? तो देखिए, हमारा देश जो है, हमारा जो समाज है, इसने छुआछूत को बहुत दिन तक सह लिया। अब खत्म करना है तो अनुसूचित जाति जनजातियों को डिग्निफाइड लाइफ देना पड़ेगा। स्पेशली जो लोग अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को आवाज उठा रहे हैं, उनको बचा करके हम लोग ये संदेश दे सकते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए डिग्निफाइड लाइफ अवेलेबल है, इज्जतदार जिंदगी अवेलेबल है, और जो आवाज उठाएगा हम उसको अत्याचार का शिकार नहीं होने देंगे, हम उसको मरने नहीं देंगे। ठीक है, यह अधिनियम समाज में सही और गलत की परिभाषा भी निर्धारित करता है। अगर हम कमजोर वर्गों, पीड़ित लोगों और गवाहों की सुरक्षा करेंगे तो हम कमजोर लोगों की रक्षा कर रहे हैं और ताकतवर लोगों को संदेश भेज रहे हैं कि जंगल नहीं है, ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। सरकार के अन्य कर्तव्य आते हैं। आपने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में भी सरकार के कर्तव्य देखे हैं, तो इसलिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो सरकार के कर्तव्य हैं बिल्कुल वैसे ही कर्तव्य यहां पर भी हैं, बस कुछ एडिशनल चीजें हैं जो पीड़ित को सहायता देने से संबंधित है। तो हम लोग देंगे पीड़ित को निःशुल्क विधिक सहायता, सरकार उपलब्ध कराएगी, लोक अभियोजक का सैलरी सरकार देगी। पीड़ित और साक्षी को सुरक्षा, आने जाने की सुरक्षा, रहने की सुरक्षा और अदर बेनिफिट्स। पीड़ित के भरण पोषण की व्यवस्था, पीड़ित और साक्षी का भरण पोषण करना। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, यही निःशुल्क विधिक सहायता के लिए है। विशेष न्यायालय की नियुक्ति, तुरंत केस की सुनवाई विदिन 60 डेज हो जाएगा। अब देखिए, यहां तक तो हो गया जो तुरंत सहयोग मिलना था, ये एट्रोसिटीज एक्ट में खास है। अब आता है सामान्य, जो हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से कॉमन है। सरकार पूरे राज्य में अत्याचार के मामलों की निगरानी के लिए एक सलाहकारी समिति का निर्माण करेगी। वो लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन कौन से एट्रोसिटीज के केस हो रहे हैं। ये जो सलाहकारी समिति है पूरे राज्य का सर्वेक्षण करेगी, अत्याचार के मामलों की जांच करेगी और सरकार को बताएगी कि कहां कहां ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आपका जो कानून है वो राज्य में ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं। अब इनके सर्वेक्षण, सलाहकारी समिति के सर्वेक्षण और उनकी सलाह के आधार पर सरकार योजना बनाएगी। उन योजनाओं से अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण होगा, उनका सशक्तिकरण होगा। ठीक है, अत्याचारग्रस्त क्षेत्र, आर्टिकल 17 में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अत्याचारग्रस्त क्षेत्रों पे फोकस किया जाएगा। जहां पे एट्रोसिटीज हुई हैं उनको खास फोकस करके उनको जो है रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, जातियों के बीच संबंधों को सुधारेंगे। लोक सेवकों को प्रॉपर प्रशिक्षण देंगे, ठीक है, स्पेशली पुलिस अधिकारियों को, कि आपको बहुत सेंसिटिव होकर काम करना है।
क्योंकि एफआईआर दर्ज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फाइनली सरकार हर साल अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक रिपोर्ट अनुसूचित जाति जनजातियों पर आधारित विधानसभा में रखेगी। तो राज्य सरकार विधानसभा में रिपोर्ट भी रखेगी। तो ये सरकार के कर्तव्य हैं। क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। अंत में आता है, एट्रोसिटीज एक्ट होने के बावजूद भी जातिगत अपराध खत्म नहीं हो रहे, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। इन अपराधों की जो शिकायतें हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और ये बताता है कि हम लोग सामाजिक टकराव के युग में जी रहे हैं। तो क्या वजह है कि अत्याचार निवारण अधिनियम जो है ये आपका पूरी तरह से लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है? एट्रोसिटीज एक्ट के मार्ग में बाधाएं, एट्रोसिटीज एक्ट के मार्ग में चुनौतियां। ठीक है, ये आपका अपना टॉपिक है, आप कहां तक देख सकते हैं। कुछ तो वो है कि सोशल लेजिस्लेशन के मार्ग में जो कॉमन समस्याएं आती हैं वही यहां पर भी हैं, और कुछ तो हमारे सरकार की कमजोरियां भी यहां पर उभर करके आती हैं। तो चुनौती नंबर 1, लोगों में जागरूकता का अभाव। स्पेशली अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं ये लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है। ये भी हमारी ही समस्या है कि हम समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो लोगों में जागरूकता का अभाव, ठीक है, शिक्षा का अभाव, ये एक बहुत बड़ा वजह है कि हमको कोई भी सामाजिक जो कानून है उसका उतना फायदा नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी चुनौती है, लोग जानते नहीं एट्रोसिटीज एक्ट क्या होता है। ठीक है, लोग शिक्षित ही नहीं है, पढ़ नहीं सकते कि क्या है कानून। ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा है आपका जाति प्रथा को लेकर के लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल वो बना हुआ है सेटअप। तो जाति प्रथा जो है, ये जाति प्रथा और भेदभाव इसको लोग जस्टिफाई करते हैं, है ना, इसको जो है न्यायपूर्ण ठहराते हैं। ये जो सोच है ये आपका बहुत गंभीर सोच है एट्रोसिटीज एक्ट के मार्ग में। जाति प्रथा, छुआछूत और भेदभाव को न्यायपूर्ण ठहराना, जातिगत गौरव से जुड़ करके बात करना। तो जातिगत गौरव जो है, हम किसी खास समुदाय के हैं, हमारे पूर्वज ये वो 5-15, ये सब जो फालतू बातें लोगों ने दिमाग में बसा रखी हैं, उसकी वजह से भी आपका ये समस्या जा नहीं रही है। ठीक है, और सबसे ताकतवर चीज है एट्रोसिटीज एक्ट के मार्ग में कि उच्च जातियों को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है निम्न जातियों का। ठीक है, तो आपका निम्न जातियों के शोषण से कुछ खास लोगों को निहित स्वार्थों को लाभ मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारा गांव है बहुत दूर क्षेत्र में। गांव के अंदर ऊंची जाति के लोग हैं। ऊंची जाति के लोग ये चाहते हैं कि निम्न जाति के लोग जो हैं कम मजदूरी पे उनके खेतों में काम करें। अब मनरेगा की वजह से मजदूरी बढ़ गई है, तो निम्न जाति के लोग चाहते हैं कि उच्च जाति के हमारे जो लैंडलॉर्ड, जमींदार टाइप के लोग हैं, गांवटिया टाइप के लोग हैं, वो निम्न जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को ज्यादा वेतन दें। ठीक है, तो उच्च जाति वाले चाहते हैं कम वेतन पे काम करो, अनुसूचित जाति वाले चाहते हैं ज्यादा वेतन पे काम करें। तो वेतन का जो झगड़ा है उसको सुलझाने का क्या तरीका निकला? उच्च जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया। बोला अगर तुम लोग ज्यादा वेतन मांगोगे, ज्यादा मजदूरी मांगोगे, तो तुमको जो है चुनाव लड़ने नहीं देंगे, तुमको जो है हमारे बाजार में प्रवेश करने नहीं देंगे, तुमको तालाब में नहाने नहीं देंगे, तुमको सड़क पे चलने नहीं देंगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर ठीक ठाक अपना जीवन गुजारना चाहते हो, तो कम मजदूरी में काम करो। तो ये जो शोषण से निहित स्वार्थों को लाभ होता है, ये एक बहुत गंभीर कारण है। इसी की वजह से जाति प्रथा दूर नहीं हो रही है। शोषण को बनाए रखना चाहती हैं उच्च जातियां। ठीक है, और ये जातिगत घमंड जो है, ठीक है, जातिगत घमंड की जो बात है ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये एकदम बस गया है कि निम्न जाति के लोग ये काम क्यों नहीं करेंगे। ये हमारे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। छोटे बच्चों में ये पैदा हो रहा है, सोशल मीडिया के युग में ये पैदा हो रहा है, और ये जातिगत घमंड जो है ये हमारे समाज को ले डूबेगा। ठीक है, अपने बच्चों को सोशल मीडिया में इस तरह के जहर से बचाइए। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति, जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक जो है वो जब जातिगत आधार पर बनने लगते हैं तो एट्रोसिटीज एक्ट जो है
उसका सेलेक्टिव इस्तेमाल होता है। जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज़्यादा हैं वहां पे नेता जो हैं वो एट्रोसिटीज़ एक्ट को आगे बढ़ाते हैं, आवाज़ उठाने लगते हैं कि हाँ हम कमज़ोर लोगों के पक्ष में। और जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कम है वहाँ पे ऊंची जातियों के पक्ष में आवाज़ उठाने लगते हैं कि एट्रोसिटीज़ एक्ट बकवास है, उसको नहीं लागू करेंगे, आपको हम बचाएंगे। तो नेता जो है जातिगत वोट बैंक की वजह से आपका जो है एट्रोसिटीज़ एक्ट के मार्ग में बाधा बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो लोक सेवक हैं स्पेशली पुलिस, उनके अंदर सेंसिटिविटी संवेदनशीलता की कमी है, राजनीतिक दबाव के शिकार होते हैं और एट्रोसिटीज एक्ट के प्रावधानों को ठीक से फॉलो नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है कमजोरी है, दबाव है, जिसकी वजह से ये लोग एट्रोसिटीज एक्ट को ठीक से लागू नहीं कर पाते हैं। फिर न्याय में बहुत देरी होती है क्योंकि वकीलों की कमी है, न्यायालयों की कमी है। विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज एक्ट के मामले में है ही कहाँ, बहुत कम है। तो न्याय में देरी, न्यायालयों की कमी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जस्टिस नहीं मिल पाता है। और देखिए बलात्कार पीड़ितों का नाम छुपाने को लेकर के अभी तक मीडिया जो है सेंसिटिव नहीं बन पाई है। अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों को तो मीडिया एकदम ही राजनीतिक बना देती है। तो यहां पर मीडिया की जो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया और सोशल मीडिया, ये आपका जो है अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को लेकर के बहुत ही ज्यादा जजमेंटल है, ध्रुवीकृत है। कुछ लोग एकदम निम्न जातियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग उच्च जातियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और इस ध्रुवीकरण की वजह से भी आपका लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। स्पेशली महिलाओं को, निम्न जाति की महिलाओं को बहुत ज्यादा अत्याचारों का, यौन अपराधों का, बलात्कार तक का शिकार होना पड़ता है और ऐसे मामलों को भी मीडिया जातिगत झगड़ों के रूप में दिखाने लगती है। क्या जाति के आधार पर हिंसा करना सही है? क्या सिर्फ जाति का आड़ लेकर के किसी महिला का यौन शोषण करना सही है? अलग अलग जातियों के लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या ये हमारे समाज के खिलाफ विद्रोह है? क्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए गुनाह या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए गलती की सजा पूरे समाज को देना चाहिए? ये सब सेंसिबल सवाल हम लोग कब पूछेंगे? और यही वजह है कि अत्याचार हमारे समाज में अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहने के चांसेस हैं। यह लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो इंट्रोस्पेक्शन करना मस्ट है। अब चाहे आप निबंध लिखें, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें, एट्रोसिटीज एक्ट आपका पूरी तरह से तैयार है। अगर आप इसको गंभीरता से समझते हैं तो अपने प्रशासनिक जीवन में भी आप बहुत सतर्क रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाने में मजबूत भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।